18 से गायब हो रखी है और वो पता होटल वाले मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। मुझे शक की सुई जो है होटल मालिक के, होटल मैनेजर पे और होटल में जो नौकरी करते थे बेचारे भी नहीं है, मेरे को लग रहा है गुंडे लेवल के टाइप के लोग हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने एसएसपी पौड़ी से बात किया था। अंकिता उस बालिका की हत्या हुई है और जिन्होंने हत्या की है उन्होंने कबूल भी कर लिया और इस पर बहुत सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। कुछ मीडिया के साथ में अभी बताया नहीं जा सकता कि क्या हो रहा होगा क्या नहीं हुआ। यही निवेदन है कि आप लोग इस चीज़ को दबने न दें और चाहे कितना बड़ा सा बड़ा रसूख वाला हो इसके अंदर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं शिवम। देवभूमि आज शर्मसार है। आपने तस्वीरें देखी, आपने बयानात भी सुने। देवभूमि में अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उत्तराखंड में, क्योंकि यह तीर्थ नगरी है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इतना वीभत्स कांड भी यहां पर हो सकता है। 17 तारीख से, जैसा कि आपने सुना, अंकिता भंडारी लापता थी। उनकी हत्या का शक लगातार गहराता जा रहा था और जब इसमें खुलासा हुआ तो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकिता भंडारी का कत्ल क्यों किया गया, उसके कातिल क्या चाहते थे, यह सवाल अभी भी जस का तस है। उत्तराखंड के डीजीपी ने एक बड़ा खुलासा किया है और खुलासा यह किया है कि अंकिता भंडारी पर गलत काम करने का दबाव था। लगातार हम ये प्रश्न पहले भी पूछते रहे कि उत्तराखंड में वो कौन से दानव पनप रहे हैं देवभूमि में, जो इस तरह की गंदी हरकतें देवभूमि में करके देवभूमि का नाम बदनाम करना चाहते हैं। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी अशोक कुमार ने जो खुलासा किया है उसके बाद ये सवाल खड़े हो गए और राष्ट्रहित में मैं ये पूछ रहा हूं उत्तराखंड के प्रशासन से, पुलिस से, डीजीपी से कि आप लोग आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठे रहे इतने दिनों तक। सूबे की पुलिस के मुखिया ने यह बताया कि रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी अंकिता और लगातार उसके ऊपर गलत करने का दबाव बनाया जा रहा था। इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। उत्तराखंड के रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीजीपी अशोक कुमार के खुलासे कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनके भी रसूखदार होने के सारे तार खुलकर सामने आ गए। डीजीपी साहब ने बताया कि अंकिता भंडारी पर पुलकित के भाई अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने का दबाव था। पुलकित भंडारी, जिसका जिक्र पुलकित जो आर्य नाम का आदमी है, उसने जो दबाव बनाया अंकित आर्य को स्पेशल सर्विस देने का, यह हैरत अंगेज है, हैरान करने वाला है और इस पर और डिटेल खुलासा होना भी बाकी है। पुलिस को अंकिता का शव आज सुबह मिला।
पुलिस को अंकिता की डेड बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली। फिलहाल ये पूरा मामला अभी भी उलझा हुआ है और इसमें और ज्यादा खुलासे होने बाकी हैं। ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम वगैरह इसका किया गया और उसके बाद अब रिपोर्ट आएगी, तब पता चलेगा कि दरअसल मौत कैसे हुई। पौड़ी गढ़वाल जिले के अमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में ये लड़की काम करती थी। 19 साल इसकी उम्र थी। 18-19 सितंबर से ये गायब है। बताया जा रहा है कि 17 तारीख को इसके साथ इसकी कत्ल किया गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी लगातार, और तब तक ये मामला बहुत खुलकर सामने नहीं आया, बहुत उठा नहीं। लेकिन जब डेड बॉडी मिली तब सवाल खड़े हुए, और सवाल तब खड़े हुए जब बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। सभी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलकित आर्य ही उस रिजॉर्ट का संचालक है, यानी मालिक भी वही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार उत्तराखंड में किसकी है, और सरकार जिसकी है उसके नेता के बेटे किस तरह का काम कर रहे थे। युवती के लापता होने के बाद रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर भाग गए। इतना ही नहीं, डीप डाइवर्स को जब ये शव मिला तो उसकी हालत बड़ी खराब हो चुकी थी, क्योंकि ये लंबे समय से वहां पर यह कोशिश की गई थी कि वो डिकम्पोज हो जाए। एसडीआरएफ की टीम ने शक्ति नहर चिल्ला पावर हाउस में सर्च ऑपरेशन चला के ये बरामद किया। मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा कि जब ये शव की बरामदगी हुई, और इस काम में एसडीआरएफ डीप डाइवर्स को भी लगाया गया था। एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम और डीप डाइवर्स ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन करने के बाद राफ्ट के जरिए सर्चिंग की और ये शव निकाला गया, शव बरामद हुआ। जिला पुलिस को इसको सुपुर्द किया गया। शव की शिनाख्त जब हुई तो अंकिता भंडारी के परिजनों को बुलाया गया। परिजनों ने शव की शिनाख्त की। अंकिता और पुलकित में विवाद हुआ था, यह खुलासा हुआ है, यह पता चला है। पुलिस ने बताया है कि 18 सितंबर की शाम को पुलकित और अंकिता का रिजॉर्ट में झगड़ा हुआ था। पुलकित ने कहा कि अंकिता गुस्से में है, इसे लेकर ऋषिकेश चलते हैं। एक आरोपी सौरव भास्कर जिसका नाम है, उसने बताया कि सभी लोग बैराज पर एम्स के पास पहुंचे। लौटते समय अंकिता और पुलकित एक स्कूटी पर थे। उस आदमी ने यह बताया, जो एक और आरोपी है, कि अंकित और वो साथ में आए। बैराज चौकी से करीब 1.5 किलोमीटर ही पहुंचे थे तो पुलकित अंधेरे में रुक गया, वो लोग भी वहीं रुक गए। उसने बताया पुलिस को कि वो वहीं रुककर शराब पीने लगे, और इस दौरान अंकिता और पुलकित में फिर विवाद हो गया। अंकिता उन लोगों को लगातार ये कह रही थी कि वो बदनाम कर देगी और सब खुल के बताएगी। इस बात से वो लोग डर गए। उन्होंने कहा कि साथियों को ये बातें बता रही थी, कस्टमर से संबंध बनाने के लिए ये लोग कहते थे, ये सबको बताएगी, ये अंकिता कह रही थी वहां पर जब लड़ाई हो रही थी। रिजॉर्ट की हकीकत वो सबको बता दे कि ये उसने कहा, क्योंकि वहां पर वो रिसेप्शन पे काम करती थी। पुलकित का मोबाइल उस समय नहर में फेंक दिया उसने। अंकिता और बाकी लोगों में हाथापाई हुई। गुस्से में आकर उसने उनको धक्का दे दिया, नहर में गिर गई वो और मौत हो गई। इस घटना के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हुए, और जब सवाल खड़े हुए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, कि आज सुबह बेटी अंकिता का पार्थिव शव बरामद कर लिया गया। इस हृदय विदारक घटना से मन अत्यंत व्यथित है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन करके इस गंभीर मामले की गहराई से जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। अनकोट। अंकिता से गंदा काम कराने की लगातार उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और इसमें बीजेपी नेता का बेटा शामिल था। यह सिर्फ एक रिजॉर्ट की बात नहीं है। इस तरह के न जाने कितने रिजॉर्ट उत्तराखंड में इन दिनों खुल गए हैं, और यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। न जाने कितनी अंकिताओं को इस तरह से शिकार बनाया जा रहा है उत्तराखंड में। चूंकि यह मामला सामने आया, इस बेटी का मामला सामने आया, इसलिए हल्ला हंगामा हो रहा है। बुलडोजर चला के उस रिजॉर्ट को गिराया गया, लोगों ने आग लगा दी उसमें और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। एक खास पैनल मैंने बुलाया है इस बहस में डिबेट करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वसंत कश्यप,
हमारे साथ अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार, साधना शर्मा समाज सेवी, पीसी थापियाल वरिष्ठ नेता यूकेडी, संगीत शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, संजीव वर्मा प्रवक्ता बीजेपी और शीशपाल सिंह विशिष्ट प्रवक्ता है कांग्रेस के। बताया जा रहा है कि संजीव वर्मा किसी वजह से नहीं आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। अगर आप सब लोग आ गए हैं तो उनको स्क्रीन पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं। आप सभी का स्वागत है। वसंत कश्यप जुड़ेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा अभी ताजा अपडेट क्या है। साधना जी, पहला सवाल मेरा आपसे है और सवाल यह है कि अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ उसको लेकर टीवी चैनल्स पे हर जगह बहुत डिबेट चल रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये मामला चूंकि सामने आ गया, हालांकि घटना तो 18-19 तारीख को ही हो गई थी, ये मामला सामने आया तो हम ये बात करने लगे कि देवभूमि में ये हो रहा है, उत्तराखंड में वो हो रहा है, इसमें बीजेपी नेता का लड़का शामिल है और ये है वो है। लेकिन ये तो तमाम खबरें आती हैं कि वहां पर जाने कितने ऐसे रिजॉर्ट खुल गए हैं जहां पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, जिसका इशारा डीजीपी ने किया। जी, बहुत ही पीड़ादायक और बहुत ही सोचनीय घटना, बहुत ही शर्मनाक घटना उत्तराखंड के लिए, जिसको देवभूमि कहा जाता है। वहां पे शर्मसार होने वाली घटना है ये। और ये रिजॉर्ट यहाँ पे जितने भी खुले हुए हैं, ये एक मैं कहूंगी कि अय्याशी का अड्डा बन गए हैं। वहां से ये बाहर से कई लोग आते हैं यहाँ पे और अय्याशी करते हैं और लड़कियों को यूज करके कोई फांसी पे चढ़ा देता है, कोई मार देता है, कोई सड़क पे फेंक देता है। आज यहाँ उत्तराखंड में जिन राज्य जो महिलाओं के बल पे मिला, उस राज्य में महिलाओं की दुर्दशा देख के बहुत पीड़ा होती है मन को। मन करता है कि ऐसे लोगों को चौराहे पे लाकर इनकी पिटाई करी जाए। और इनका ये खाली ये इलाज नहीं है, इनका कपड़े तो फाड़े गए, इनको तो मार पीट के चौराहे पे सारी महिलाओं से पिटाई करवाई जाए। ऐसे पुरुषों को सड़क घंटा घर पे बुलाया जाए और सारी महिलाओं से इनकी पिटाई कराई जाए। बहुत ही दुखद और बहुत ही पीड़ादायक घटना है। और ये तो एक सामने आ गई है, पता नहीं कितनी ऐसी घटना हो रही होंगी। आए दिन में उसमें पेपर खोलते हैं तो एक घटना यही होती है कि महिला का शव जंगल में मिला, महिला की अर्जली लाश मिली, महिला का पेड़ पे लटका शव मिला। तो ये सबके जिम्मेदार कौन है? खाली मुख्यमंत्री से काम नहीं चलने वाला, ना डीजीपी से काम चलेगा। समाज का हर व्यक्ति जिम्मेदार है। आज मैं देखती हूँ कि सब पड़ोस में कुछ भी होता रहता है, समाज के लोग बोलने को तैयार नहीं है कि अरे हम नहीं बोलेंगे, जिसको बोलना है बोलो। रिजॉर्ट के आसपास के लोग जो देख रहे हैं, उनके नौकर कर्मचारी और भी तो होंगे, खाली वही तो नहीं थे वहां पे, और भी जो वहां पे जो कर्मचारी थे उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलकित नाम का व्यक्ति किस टाइप का था, कि और भी लड़कियां पहले काम कर रही होंगी, उनको सबकी जानकारी होगी, तो क्यों नहीं उन्होंने बताया। तो उसमें हर व्यक्ति जिम्मेदार है। उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति जो उस रिजॉर्ट में काम कर रहा था, वो सब जिम्मेदार है। अंकिता तो बात क्या है, ये उससे पहले कितनी लड़कियां शिकार हुई होंगी, उससे पहले और कई लड़कियां शिकार हो गई होंगी। अंकिता तो बाद में आई थी। ये तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, रिजॉर्ट के आसपास में रहने वाले लोगों की और रिजॉर्ट में काम करने वाले हर कर्मचारी की, सबकी जिम्मेदारी है। और सबकी जिम्मेदारी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही, सबकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को समझने की जरूरत है। उत्तराखंड में लोग तीर्थाटन के लिए जाते थे और अब इस तरह के जो घटनाक्रम होते हैं, ये कितना, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे कहूं। हमारे पास दो दर्शक भी हैं जिन्होंने कॉल किया। उससे पहले मैं अरुण जी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा, उसके बाद मैं दोनों दर्शकों के पास जाऊंगा क्योंकि हम फोन लाइंस भी ओपन करते हैं अपने शो में। अरुण जी, आप तो देख रहे हैं ये पूरा सुबह से चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने वहां पर बुलडोजर चलाया, कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया, एक्शन हुआ, जो इसका भाई था उसको हटाया गया। ये राज्य मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं और इनके ये पुत्र थे जो ये कर रहे थे वहां पर काम। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि उत्तराखंड में जितने भी रिजॉर्ट इन दिनों चल रहे हैं उन पर बहुत गंभीरता से न सिर्फ छापेमारी की जानी चाहिए बल्कि उनकी पड़ताल होनी चाहिए कि वहां पर हो क्या रहा है और क्या वाकई में वो पुलिस की शह पर चल रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? क्योंकि बहुत सारी खबरें ऐसी भी आई कि प्रशासन भी उसमें मदद करता है, उनकी पैसे जाते हैं उनके पास। अरुण जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। इस रिजॉर्ट की बात हम करें तो ये रिजॉर्ट फॉरेस्ट के अंदर बना हुआ था जहां राजाजी नेशनल पार्क की बाउंड्रीज है। और ये जो जमीन मिली थी ये आंवला कैंडी बनाने के लिए मिली थी।
मजेदार बात यह है कि आंवला कैंडी की जमीन पे रिजॉर्ट खड़ा हो गया और फॉरेस्ट वहां था, पटवारी चौकी वहां थी। किसी भी और कोई भी रिजॉर्ट एक दिन में नहीं बनता, उसको महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं बनने में। तो किसी की नजर नहीं गई। आज जब इतना बड़ा कांड हो गया तो उसके बाद लोगों ने वहां उग्र भीड़ ने वहां आग भी लगाई है। ये सारे वीडियो आपके पास आए होंगे जी। दूसरी चीज देखिए, तमाम रिजॉर्ट खुले हुए हैं। मैं आपको एक हकीकत बताऊं कि जो पूरी की पूरी वो पूरा पौड़ी का इलाका है गंगा के किनारे का, चाहे वो चीला से लेके हो और या नीलकंठ रोड से आगे तक हो, 200 से ज्यादा रिजॉर्ट और कैंप साइट है खुली हुई। और मजेदार बात यह है, और तपोवन जो इलाका है जो टिहरी में आता है, टिहरी में होटल बने हुए हैं और शाम को वहां मैक्सिमम फॉरेनर्स वहां रहते हैं। तपोवन इलाके में 90% होटल्स का नक्शा पास नहीं है। आज भी जांच हो जाए तो किसी विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नक्शों के आधार पर ये होटल नहीं बने। जहाँ रिजॉर्ट की बात कर रहे हैं हम, कैंप साइट की बात कर रहे हैं, तो पिछली जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पौड़ी की दीप्ति रावत, मैंने उनसे पूछा था ये रिजॉर्ट और कैंप इतने खुले हुए हैं, क्या इनसे जिला पंचायत को कोई पैसा मिलता है? कोई पैसा नहीं मिलता, कोई इनकी जांच नहीं होती। और मजेदार बात यह है, जिस रिजॉर्ट की आप चर्चा कर रहे हैं जिसमें ये कांड हुआ है, उस रिजॉर्ट के 3 महीने से सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। जो पुलिस नहीं, अब तो ये भी आरोप लग रहा है ना कि जो बुलडोजर चला वो इसलिए चला कि इसके सबूत मिट जाएं, ये भी लोग कह रहे हैं वहां पे। बिल्कुल ये लोगों ने आरोप लगाया, जिसमें जब अंकिता का पोस्टमार्टम हो रहा था तो डीएम ने वहां ये कहा कि नहीं, अब हमने सबको अपने कब्जे में ले लिया और सबको सीज कर दिया। ये उसके आज की बात बता रहा हूँ मैं, जिस टाइम पोस्टमार्टम हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, एक जघन्य अपराध हुआ है, निंदनीय अपराध है, कठोर निंदा की जानी चाहिए। और मेरी तो आपके माध्यम से, जो आपका सम्मानित चैनल है, इसके माध्यम से ये कहना है कि ये एक मुहिम चलनी चाहिए कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाके 2-3 महीने के अंदर इस पर फैसला सुनवाएं, जिससे अंकिता की आत्मा को शांति मिल सके। हमारे साथ 2 दर्शक भी हैं, अशोक श्रीवास्तव हैं और अश्वनी हैं। अशोक जी, अगर हमारे पास हैं आप, अभी कॉल आपका है। अशोक जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं बताइए, प्रयागराज से आपने कॉल किया। हाँ जी, शिवम जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद जी। आप ऐसी बेबाक टिप्पणी रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सा कुछ चैनल वगैरह सब काम नहीं कर पाते हैं, बेबाक राय नहीं दे पाते। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। शुक्रिया अशोक जी, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हैं जो उत्तराखंड में हुआ, जिस तरह से एक बेटी की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर देह व्यापार करने का दबाव बनाया जा रहा था? जी सर, ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हो रहा है। कुछ ही किस्से हैं जो आप लोग अपने साहस करके आप लोग कर देते हैं, ओपन कर देते हैं, करा देते हैं। नहीं तो सर ये तो बहुत होता है यूपी में, उत्तराखंड में। शुक्रिया अशोक जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमको कॉल किया। अश्वनी हमारे साथ एक और दर्शक हैं। अश्वनी, आप कुछ कहना चाहते हैं? स्वागत है आपका अश्वनी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। ये पीसी थपयाल साहब, एक चीज आप मुझे बताइए कि ये ठीक बात है, ये पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, लेकिन इस मामले के बाद वो 18-19 तारीख से लापता थी और उनके पिता की, उनके परिवार के लोगों की मैंने प्रतिक्रियाएं सुनी। लगातार अलग अलग चैनल्स उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उन्होंने बात की भी है, और वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनकी बेटी के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से इस पूरे मामले को इस तरह से ट्रीट किया जा रहा था जैसे कि बहुत बड़ी घटना नहीं है। और अब जब डेड बॉडी मिली और इसके राज फाश हुए तो सवाल सीधे सीधे सत्ता और व्यवस्था दोनों पर खड़ा हो गया कि भाई उत्तराखंड को ये क्या बना दिया है। वहां पे बेटियां अगर इसी तरह से शिकार होंगी, उनको इस तरह से देह व्यापार के काम में धकेलने की कोशिश की जाएगी एक पूरा सिस्टम के तहत, तो फिर तो इससे अच्छा है कि उसको देवभूमि का नाम बदल के आप दाना भूमि नाम रख दीजिए। बन चुकी है, ये सिस्टम फेल्यूर है। और हमने बहुत बार कहा है
कि 22 साल में इस राज्य की व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या, अभी डीजीपी साहब का स्टेटमेंट कह रहे थे कि आप वो ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब अभी इससे पहले जो नौकरियों का भ्रष्टाचार जो यहाँ पे वो एक हमारे सीने में एक कलंक लेकर हम आहत थे उससे, उसके बाद ये दूसरा घाव, तो उसमें भी जो मेन था हाकम, उसके साथ भी हमारे डीजीपी के बहुत मधुर संबंध थे और इस परिवार के साथ भी हमारे डीजीपी के बहुत मधुर संबंध थे। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है। और दूसरी चीज जो आज इस लड़की का इतना बड़ा खुलासा हुआ है, उसका कारण है जनता पॉलिसिंग। अगर जनता की पुलिसिंग नहीं होती तो वो लड़का जो जम्मू में बैठा था, जो उसका अभी आपने भी जिक्र नहीं किया, उससे जो डे टू डे की घटनाओं की इवेंट के बारे में वो लड़की जो बताती थी, वही इस पूरी घटना का खोलने का एक हमें मिला। वहीं से हमें पता लगा जब उस लड़के ने उस घटना, उस लड़की की वो वेदनाओं को बताया कि किस तरह से वो लड़की कह रही थी कि एक हफ्ते तो उन लोगों ने मेरे को ठीक ठाक रखा, लेकिन एक हफ्ते के बाद दानवी हाथ मेरी तरफ आने लगे और मेरी आप रूपी। मैं कभी कभी ये कहने को मैं कहता हूं कि अंकिता की जो ये कि लोग कह रहे हैं कि अंकिता मर गई, मैं कहता हूं अंकिता शहीद हुई है। अंकिता ने इस व्यवस्था के मुंह में एक कालिक पोती है कि जिस तरह से पूरा का पूरा इस व्यवस्था को नंगा करके रख दिया है, उसकी इस शहादत को हम सैल्यूट करते हैं, हम नमन करते हैं। लेकिन ये आप कह रहे हैं कि व्यवस्था को नंगा कर दिया। इस नंगी व्यवस्था को नंगे होकर भी शर्म नहीं आती। वो मैंने तस्वीरें देखी हैं, जो आरोपियों को जिनको पकड़ा गया था उनकी तस्वीरें वायरल हुई अर्धनग्न जी। इस व्यवस्था को नंगा होकर भी ये उसमें भी एंजॉय करती है। बिल्कुल। और एक बात और देखिए आप, उस लड़के ने ही पूरा विवरण बताया कि किस तरह से उस लड़की को विवश किया जा रहा था कि तुम अपनी सहेलियों को लाओ और जो गेस्ट इस में आएंगे ये रिजॉर्ट में, उनको आप सेटिस्फाई करेंगे। इस तरह का जो दबाव बना, जिस तरह, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हमारी व्यवस्था का हुआ है। और इसमें जो सबसे गंभीर बात है, वो गंभीर बात यह है कि इससे पहले जो लड़की थी प्रियंका, हाँ, उसका भी अता पता नहीं है। देखिए, अगर उस जम्मू का ये लड़का न होता तो कुछ प्रियंका की तरह अंकिता का। बसंत कश्यप हमारे साथ ऋषिकेश से हमारे सहयोगी हैं। बसंत, बहुत संक्षेप में बताइए कि अभी क्या अपडेट है वहां पर, बहुत संक्षेप में बताइए। बसंत, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप। आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए बोलिए, क्या अभी अपडेट है वहां पर, क्या स्थितियां हैं? देखिए, अब ठीक कुछ देर पहले जो अंकिता भंडारी है उसका मोर्चरी से एम्बुलेंस के माध्यम से श्रीनगर जो डेड बॉडी है उसको ले जाया गया है और 4 से 5 घंटे का जो समय है वो लगा है। पूरे पोस्टमार्टम के जो दौरान 3 डॉक्टर की जो पैनल की जो टीम थी वो पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया को जो अंजाम दे रही थी। और यहाँ हम अभी एम्स में मौजूद है जहाँ मोर्चरी। रिपोर्ट कब तक आएगी? रिपोर्ट देखिए, मैं बता दूं, रिपोर्ट में अभी सोमवार तक का समय लगेगा। जिस तरह से हमने अंकिता भंडारी के चाचा से भी बात की थी तो उनका यही कहना था कि हमें जो बताया गया है उसमें यही कहा गया है कि जो अंकिता भंडारी के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो सोमवार शाम तक मिलेगी। फिलहाल जो अंकिता भंडारी का शव है उसको परिजनों को सौंप दिया गया है, जिन्हें श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया एम्बुलेंस के माध्यम से। हमारे साथ जनप्रतिनिधि मौजूद है जिन्होंने पूरी इस लड़ाई में भाग लिया है, जिसके बाद ये आंदोलन तेज हुआ और उसके बाद अंकिता भंडारी का शव बात कराइए उनसे, बात कराइए क्या रहा, क्योंकि पूरा मामला आपने देखा है संजीव जी। अब अंकिता भंडारी का आखिरकार शव पोस्टमार्टम के बाद श्रीनगर के लिए रवाना हो गया। आपको क्या लगता है कि अभी न्याय की जरूरत है? कल जब हम थाने में गए तो थाने में धरने पे हम बैठ गए कि हमको अंकिता भंडारी जो एक्चुअल स्थिति, चाहे वो जीवित है मृत है, हमको अंकिता भंडारी का पता बताओ कि अंकिता भंडारी है कहाँ पे। क्योंकि अभियुक्त तो पकड़ लिए थे मगर वो अभियुक्त छूट जाते हैं अगर
अंकिता भंडारी की एक्चुअल स्थिति नहीं मिलती। और अलग अलग बयान आ रहे थे, तो हम धरने पे ही बैठ गए थे, रात को थाने पे ही रहे, थाने पे ही बैठे रहे। हमने बोला कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक अंकिता भंडारी जो हमारी छोटी बहन है वो नहीं मिलती है। सुबह 7:30 बजे फोन आता है और कि अंकिता भंडारी का लाश मिल गई है, पार्थिव शरीर मिल गया है, और जो उनके पिताजी ने शिनाख्त भी कर ली है। डीएम साहब, एसएसपी साहब ने बोला था कि 2 बजे हम शीला बैराज का पानी बंद कर देंगे और उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। दूसरा हमारा ये बोलना है कि जो अंकिता भंडारी जैसी लड़कियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, ये क्योंकि ये घटनाएं जो हो रही हैं उत्तराखंड में, ये बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम उत्तराखंड के निवासी हैं और पूरे देश में आज ये न्यूज चल रही है कि उत्तराखंड में 19 साल शर्मिंदगी की बात तो है ही। शीशपाल जी, शीशपाल सिंह बेस्ट्री हमारे साथ हैं कांग्रेस से। शीशपाल जी, इस पूरे मामले में सरकार ये दावा कर रही है कि उसने पर्याप्त एक्शन लिया है, बुलडोजर चलवाया गया, पोस्टमार्टम हुआ और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। क्या विपक्ष आप हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं, आप संतुष्ट हैं? क्या इंसाफ मिल गया है? रात को बुलडोजर भेज दिया था वहां पे, जहाँ पे जो रिजॉर्ट है। सुबह जो है शीशपाल जी का ऑडियो ऊपर मुकदमा दर्ज किया 302, 202 और 120। बसंत मैं आता हूँ, बसंत आता हूँ आपके पास, आता हूँ। मुकदमा दर्ज कर दिया था। ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक लेना है, फिर मैं शीशपाल जी के हाँ शीशपाल जी बताइए, बोलिए। आता हूँ बसंत। देखिए शिवम जी, जैसे ये मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ, उसके बाद जो है शासन प्रशासन इसमें जागा और इस पूरे प्रकरण में ये 17-18 तारीख का मामला है और 21 तारीख को इसमें एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद आपने देखा कि इसमें कई कहानियां सामने आ रही हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और डीजी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन हमें संदेह है कि जो पुलिस आज कहानी बयां कर रही है इस बेटी के बारे में कि साहब वहां पे ये आपसी झगड़े का केस बना दिया गया है, कि वहां बैराज पे खड़े होकर इनमें झगड़ा हुआ, पहले मोबाइल फेंका और धक्का दे दिया। वो बताया जा रहा है। ये नहीं पता कि धक्का तीनों में से दिया किसने है। ये इसलिए कि कोर्ट में ये लचर हो और ये लोग जो है कम से कम सजा पाए, ऐसा इसको पुलिस रूप देने की कोशिश कर रही है शिवम जी। जबकि आप पूरा प्रदेश जानता, आज उत्तराखंड का आम नागरिक जानता है जिस प्रकार से इस बालिका की जो है व्हाट्सएप चैट रिलीज हुई है और लास्ट जो फोन कॉल है उसे साफ पता लगता है कि इसके साथ वहां पर क्या दरिंदगी हो रही थी और इस लड़की को एक्स्ट्रा सर्विस के लिए रात बैठना पड़ा है इनको। जो अभी हमारे सहयोगी बसंत कश्यप के साथ हैं, संजीव उनका नाम शायद है, पूरी रात बैठना पड़ा, तब एक्शन ले रही है उत्तराखंड की पुलिस। देखिए शिवम जी, मैं कह रहा हूं डीजीपी आज भारद्वाज प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं पुलिस पर हमको संदेह है, पूरी कहानी को जो है दोषियों के बचाव में मोड़ा जा रहा है। शिवम जी, हम अभी बहुत करेंगे, एक्शन हो गया, कार्रवाई होगी और अदालत में ये मामला धराशायी होगा। अब आप ये कह रहे हैं शीशपाल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, मेरी मजबूरी है, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, तुरंत लौटता हूं। पूरी रात बैठना पड़ता है आपको, तब जाके पुलिस ये तय कर पाती है कि उसको डेड बॉडी तलाशनी है, उसको एक्शन लेना है। ये नौबत आ गई है उत्तराखंड में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। छत्तीसगढ़, भारत की धड़कन, विशिष्ट आदिवासी नृत्य रूपों के भव्य महोत्सव को देखने के लिए आमंत्रित करता है। स्वागत है आपका तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 में। 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित यह महोत्सव भारत के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में होगा। तो अविश्वसनीय और अनछुआ तीसरा राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 1 से 3 नवंबर रायपुर। तो आइए हम सब मिलकर इस बार के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव को भी यादगार बनाएं। जय जोहार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए।
विमल, बोलो जुबां केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। बात उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं उस पर हम कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि को दानव भूमि किसने बनाया, कौन है इस पूरे षड्यंत्र के पीछे और वो कौन लोग हैं जो उत्तराखंड को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल है। संगीत शर्मा है हमारे साथ, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। संगीत, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, ये जो परिस्थिति आप देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक तरफ ये हमको लग रहा है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार उसको लेकर संवेदनशील है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि समाज का एक बड़ा हिस्सा काफी नाराज है, आक्रोशित है। लेकिन क्या वाकई में अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल पाया या मिलेगा? क्या आप इसको लेके आपको लग रहा है, आपको आशा है? देखिए शिवम जी, आज जो देवभूमि उत्तराखंड में घटना हुई, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना। हम थोड़ा पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि गुजरात में बिल्किस बानो केस के जो बलात्कारी हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है और फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। तो हम समाज को ये एक ऐसा संदेश देते हैं कि हम ऐसा गुनाह भी करेंगे तो हम बच जाएंगे, और जिसका परिणाम हम आए दिन देख रहे हैं और आज हमने इस होते हुए देखी। तो जो सत्ताधारी सरकार है वो करेंगे, और जिस तरह से ये रिजॉर्ट में चल रहा था, देखिए उत्तराखंड तो पर्यटन से, शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज बीच में कट रही है। साधना जी, साधना शर्मा जी, सुनीता विद्यार्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी मैं सवाल ले लूं। सुनीता जी, देखिए ये आप इस पूरी परिस्थिति को समझ, कोई न्याय नहीं, हाँ, केवल लिपापोती की गई, हाँ, केवल लिपापोती की गई। पुल की तारीख को अगर फांसी नहीं होती है तो यही माना जाएगा कि उनको बचाया गया। हम हर मामले में संगीता जी, हम हर मामले में इस तरह के मामलों में हम कहते हैं कि फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। लेकिन ये आप भी जानती हैं, ये मैं भी जानता हूं, ये सब लोग जानते हैं कि जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो जैसा शीशपाल सिंह जी ने बताया कि इसमें किस तरह से उसको मोल्ड किया जाएगा, किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जाएगा, ये कानूनी पेचोखम है और वो हम समझ आखिर में पता चलेगा उसमें। ये हम लोग डिबेट में बैठ के कहेंगे फांसी होगी, फांसी होगी, लेकिन कुछ नहीं होना, क्योंकि वो अब इतने दिनों में नहीं हुआ। ये तो एक मामला है। सुनीता विद्यार्थी जी, मैं आता हूं आपके पास। सुनीता विद्यार्थी जी, एक बात बताइए मुझे, ये मैंने शुरू में भी पूछा, उत्तराखंड के डीजीपी साहब जो बात कह रहे हैं, अंकिता भंडारी पिछले कुछ दिनों से, जाहिर सी बात है वो नौकरी कर रही हैं, और ऐसा नहीं है कि वो नौकरी कर रही हैं तो कोई अपराध कर रही हैं, वो नौकरी कर रही थी वहां पे, और उनके ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा था कि वो देह व्यापार में जुड़ जाएं, जैसा कि चैट और अलग अलग तरीके से डीजीपी खुद कहते हैं, उनको इस तरह का अंदेशा है। क्या ये सिर्फ एक रिजॉर्ट का मामला है, और क्या इसको लेके व्यापक काम नहीं किए जाने चाहिए कि उत्तराखंड में कम से कम इस तरह की चीजों को निकाला जाए? क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर आदमी आध्यात्म के लिए जाता है, वहां आदमी भगवान से मिलने के लिए जाता है, पूजा पाठ के लिए जाता है। यहां पे ऋषिकेश में ये तमाशे हो रहे हैं। सुनीता विद्यार्थी जी। जी, देखिए ऐसा है, यहाँ पे जिस प्रकार से इतना संगीन मुद्दा है और इतनी दुखद घटना उत्तराखंड में हुई है, लेकिन जिस प्रकार से सीरियसनेस सबकी होनी चाहिए, मैं तो यहाँ पे ये कहूंगी कि मुझे बड़ा दुख है कि आज एक माँ बाप ने अपनी बेटी को खोया। उत्तराखंड देवभूमि पे जो आज दाग लगा है वो बहुत ही शर्मनाक, और यहाँ पे राजनीति ना करके, सियासत ना करके, अगर हम सब एकजुट होकर अगर उस बच्ची को इंसाफ दिलाने में लगे तो मुझे लगता है कि उसको न्याय मिलेगा। और जहां तक ये बात है, देखिए आरोपी कोई भी हो,
कैसा भी हो। और डीजीपी को खाली अपराधियों को पकड़ने के लिए बोला गया है, प्रवक्ता बनने का जो आपने कहा कि इस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं, देखिए वो अपनी विवेचना में क्या कर रहे हैं उनको स्पष्ट करना है, लेकिन ये साफ तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि हमें जितने भी एविडेंस वहां पे अंकिता भंडारी के मामले में वहां पे चाहे रिजॉर्ट में है, चाहे जहां पे भी है, चाहे वो व्हाट्सएप चैट है, पूरा प्रदेश पूरा देश देख रहा है आज उस चैट को, और कहीं पे भी अगर तथ्यों के साथ में फेरबदल किया जाता है, उनको छेड़ा जाता है, उसके भी प्रावधान है, उसके लिए भी सजा मुकर्रर है पहले से ही। यहाँ पे सबसे बड़ी जो सीरियस बात होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अभी देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में क्या आता है, ये मनगढ़ंत कहानियां जो यहाँ पे कही जा रही हैं कि धक्का दे दिया, ये हो गया, वो हो गया, हमें इनसे मतलब नहीं है। अगर ऐसा ही है तो हमारी लड़की वापस चाहिए हमको। अगर ये सब चीजें हैं तो लड़की वापस लाइए ना। आज वो लड़की सफेद चद्दर में आ रही है, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं बीच में। मैं तो ये कहूंगी जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। जी देखिए ऐसा है, यहाँ पे जैसा कि लोग जोड़ क्या रहे हैं, पार्टी में थे उनको बर्खास्त किया गया है, विनोद आर्या को भी और उनके बेटे को भी, और उनके जो सो कॉल्ड जो खानदानी बेटा था जिसने ये जल्लादों की तरह जो इतने बड़े कारनामे को अंजाम दिया है, मैं तो कहती हूँ ऐसे माँ बाप को भी शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से बच्चों को अपने संस्कार देते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं। सारा पूरा प्रदेश गवाह है उस बच्ची के साथ में जो 5 दिन से उसके फादर साहब ने, राजस्व पुलिस ने, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्व पुलिस में जिन पुलिस लोगों ने इसमें हीला हवाली की है, ढील बरती है, उनको भी सस्पेंड करने का आदेश दे दिया है। जिस पटवारी ने ये किया है उसका निलंबन ही नहीं, अभी तो मुकदमा होगा, वो भी जेल जाएगा, क्योंकि अगर ठीक है ये तो होना ही है, अब ये भी नहीं करेंगे क्या? ये तो करना ही पड़ेगा। अब वो लड़की नहीं है इस दुनिया में, हमारी जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा। बसंत कश्यप, ऋषिकेश में आप हैं इस वक्त, सवाल ये उठ रहा है कि वहां पर अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ, क्या आप बता सकते हैं, और क्या जो कुछ भी सरकार ने किया है, अभी तक प्रशासन ने किया है, उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट है, उसको लग रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? और दूसरी मेरा सवाल यह है उसी में कि ऋषिकेश चूंकि उसका नाम ही इस तरह से है, आध्यात्मिक नगरी है, वहां पर इस तरह की चीजें पनप रही हैं, क्या इसका बिल्कुल भी अंदाजा वहां के प्रशासन को नहीं है क्या? सैकड़ों रिजॉर्ट जो बन रहे हैं जिसकी अनुमति कुछ गलत तरीके से, कुछ सही तरीके से, जैसा कि शुरू में बताया भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ने। वसंत, बसंत बोलिए, आपसे ही सवाल है। उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, प्लीज उनको देखिए, नेटवर्क नहीं आ रहा है शायद उनके पास। अरुण शर्मा जी, यही हाँ बसंत आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। मेरा सवाल यह है कि क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा है ये सारी चीजें कि वहां पर अवैध तरीके से रिजॉर्ट बन रहे हैं, रिजॉर्ट में इस तरह की अवैध हरकतें हो रही हैं, रैकेट पकड़े जा रहे हैं, और दूसरा जो एक्शन लिया गया प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, क्या परिवार उससे संतुष्ट है? क्या उनको लग रहा है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा? देखिए शिवम, मैं बता दूं, पहला सवाल यही है कि रिसोर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, और इस तरह के जो कैंप लगाए जा रहे हैं उसमें सेक्स रैकेट चल रहा है और तमाम तरह के जो असली चीजें वो चल रही हैं। देखिए प्रशासन की अगर बात करें तो मीडिया के माध्यम से भी ये जानकारी दी जाती है समय समय पर, जब भी बहुमंजिला इमारतें बनती है या अवैध तरीके से जो रिसोर्ट बनाए जाते हैं उनकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जाती है अधिकारियों पर, लेकिन अधिकारी यही कह करके टाल देते हैं कि संज्ञान में आया है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई तो किस तरह की होती है ये आपने देखा है, ये जो बड़े बड़े नोट ले लिए जाते हैं, उसके बाद कार्रवाई क्या होती है? नोट ले लिए जाते हैं, किसी को बुरा लगे तो लगे। बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं जो मोटी रकम जो उनको मिलती है उसके बाद ये मोटी रकम में क्या अंकिता भंडारी जैसी लड़कियों की बलि चढ़ा दी जाएगी क्या उत्तराखंड में? देखिए ये शर्म नहीं आती? इनकी बहन बेटियां नहीं है क्या? उत्तराखंड के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली ये घटना है, जिस तरह से 19 वर्षीय अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया जाता है एक रिसोर्ट में। एक दर्शक हैं एसके हमारे साथ ऋषिकेश, एक दर्शक है, उनको भी ले लूं मैं फोन कॉल पे। एसके साहब स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप?
आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप थोड़ा सा चैनल से दूर होके बोलेंगे तो। हेलो, हाँ बोलिए। आप टीवी से दूर होके बोलिए, आप टीवी से दूर होके बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए, इसके साथ बोलिए, समय मेरे पास कम है। हाँ जी सर, फारूक खान नाम है मेरा। मैं यही चाहता हूँ कि इसमें दोषियों की जो कार्रवाई है वो बहुत तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है इसमें सही से एक्शन नहीं ले रही है पुलिस। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद शाहरुख खान। हाँ जी बताइए। अब अरुण शर्मा जी, जो मैंने सवाल वसंत से किया, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी शुरू में। आपने कहा था कि ये जो रिजॉर्ट बना वो भी गलत तरीके से बनाया गया और इस तरह के बहुत सारे रिजॉर्ट बनाए गए। अगर उसमें अंकिता भंडारी जैसी बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं उत्तराखंड के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंकिता भंडारी से ही जुड़ा हुआ ये मामला, ये पूरे उत्तराखंड की हर उस बेटी और पूरे देश की हर उस बेटी और बहन से जुड़ा हुआ मामला है जो इस तरह से काम करती है और उनको इस तरह से गंदे धंधे में धकेलने का प्रयास किया जाता है कुछ रसूखदार, सो कॉल्ड रसूखदार लोगों के द्वारा। अरुण शर्मा जी, एक चीज समझने वाली बात होगी। पहली चीज तो ऋषिकेश की बात अगर आप कर रहे हैं तो ऋषिकेश 3 जिलों में बटा है। अच्छा। जिस जगह बसंत खड़े हैं ये देहरादून जिला है, और जिस जगह अंकिता का शव एकदम एम्स के सामने शक्ति नहर में मिला है वो पौड़ी जिला है। और एक अगर बात करें ऋषिकेश से मोनिगिरी तक जाए वो टिहरी जिला है। तो 3 जिलों में बटा हुआ है और इसलिए 3 प्रशासनिक इकाइयां यहाँ काम करती है, एक नहीं करती। ये गलतफहमी निकाल दे जितने लोग बैठे हैं। बार बार ऋषिकेश को जिला बनाने की मांग इसलिए हो रही है कि जब मेला होता है, कुंभ मेला हो, कांवड़ मेला हो या कोई और मेला हो, तो हम 4 जिलों का प्रशासन जुटता है। ये 3 जिलों के अलावा हरियाणा का प्रशासन भी इसमें जुड़ता है, तो ये 4 जिलों में बढ़ जाता है। अब जब 4 जिलों की 4 इकाइयां आएंगी तो कार्रवाई कैसी होगी ये आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, हर जिला प्रशासन में अपने अपने इलाके में लापरवाही दिखाई है। मैंने आपको कहा तपोवन से लेकर शिवपुरी तक 2 जिले हैं, पौड़ी और टिहरी, दोनों में जितने रिजॉर्ट और होटल बने हैं 90% बिना नक्शे के, बिना लीगल कागज के बने हैं। और उन्हीं में बहुत सारे रसूखदारों के होटल है। अब उन रसूखदार में कह रहा हूँ तो आप खोज लीजिए, जिनके पीछे पॉलिटिकल पावर भी है, जिनके पीछे पैसे की पावर भी है, उन लोगों के रिजॉर्ट बने। और उन रिजॉर्ट में तमाम तरह की अवैधानिक गतिविधियां होती रहती है, हमेशा होती है। तो वसंत मेरी आपसे सहमत होंगे और वसंत कह भी रहे थे, मीडिया समय समय पर आगाह करता है। हाँ। तो ये काम हम मीडिया पटवारी नहीं है, मीडिया केवल बता सकता है, मीडिया कार्रवाई नहीं सकती। साधना शर्मा जी, ये कहा जा रहा है कि सरकार ने बहुत तत्परता से और मुख्यमंत्री जी ने इसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कहा कि भाई हम इस पर पूरा एक्शन लेंगे, इंसाफ दिलाया जाएगा, बुलडोजर चला वो मैं बता भी चुका हूं। क्या आपको लग रहा है कि जो अभी अरुण शर्मा जी ने बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि पुलिस की कार्रवाई किस तरह से घुमा दी जाएगी वो न पीड़ित को समझ में आएगा और न किसी और को, उन लोगों को समझ में आएगा जो आग लगा रहे हैं रिजॉर्ट में या नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। असल लड़ाई तो अब कोर्ट में लड़नी है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाकई में पेंच फंस सकता है इसमें? आप ऑडिबल नहीं हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए साधना जी। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आवाज, बोलिए जी। मैं कह रही हूँ कि उस लड़की की स्थिति इतनी कमजोर है कि वो कोर्ट में हार जाएगी। अच्छा। उसमें जो उसके पिता की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो इतने ज्यादा वहाँ पैसे दे सके, वो हार जाएगी कोर्ट कचहरी में। उसका कोई फायदा नहीं है, चाहे वो बुलडोजर चलाए चाहे वो कुछ करे। थोड़े दिन बाद क्या हुआ, वो बुलडोजर क्या अपनी दीवार दोबारा बना लेगा और उसका रिजॉर्ट दोबारा से चल पड़ेगा। कोई इसकी एक दीवार की जगह वो 4 दीवार खड़ी करके और डबल स्टोरी का रिजॉर्ट बना लेगा। वो उसका कोई इलाज नहीं होगा, आप देख लेना। कोई इलाज नहीं होगा। बसंत कश्यप आपके साथ अगर वो जो खड़े हुए हैं संजीव जी, उनसे आप पूछिए, क्योंकि साधना जी ये कह रही हैं कि भाई उस लड़की के परिवार की ये स्थिति नहीं है कि वो इस तरह के रसूखदार लोगों से लड़ पाए, तो कहां पे इंसाफ हो जाएगा? अभी हम हल्ला मचा के चुपचाप हो जाएंगे, अभी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 15 मिनट बाद, कुछ और टीवी चैनल से आज के बाद खत्म हो जाएगा इसका समय।
थोड़े दिनों में पब्लिक देखिए शिवम, मैं बता दूं आपको, हाँ। ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। जिस तरह से जो जन आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला, मोर्चरी की बात करें या फिर थाने की बात करें या फिर जहाँ पर रिसोर्ट है वहाँ पर देखें, आगजनी का वहाँ पर मामला देखने को मिला, जो रिसोर्ट उसको भी आपके हवाले 2 दिन रहेगा। वही बसंत कह रहे हैं, इनसे पूछिए जरा जो आपके साथ खड़े हुए। देखिए बड़ी बात यही है कि जो यहाँ पर रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं, हालांकि जो ये संजीव चौहान जी ये भाजपा से ही आते हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा से, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि जो बड़े बड़े रिसोर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, तो क्या उसके खिलाफ भी इनकी मुहिम जारी रहेगी? और जो अंकिता भंडारी है, क्या उसको भी न्याय के लिए ये कब तक लड़ाई लड़ पाएंगे? जो रिसोर्ट बनाए जा रहे हैं उन पर क्या आप आंदोलन करेंगे? रिसोर्ट बनाए हैं उनमें ये और शराब का जो चलन है ये पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। और पहाड़ी क्षेत्रों में शीशपाल जी हाँ, खत्म कर देना चाहिए। सही कह रहे हैं बसंत जी, सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। मेरे पास समय की बड़ी कमी है। शीशपाल जी, ये मामला प्रतिबंध लगाना है। इस तरह की कई घटनाओं पे मैं डिबेट कर चुका हूं और मैं देखता हूं कि जब तक माहौल गर्म होता है तब तक हम खूब चिंता जाहिर करते हैं और उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। वो विपक्ष भी उसी उसमें है, पैटर्न में काम करता है, किसी भी राज्य की बात हो। क्या अंकिता भंडारी, मैं सिर्फ अंकिता भंडारी की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अंकिता भंडारी अगर मैं कह रहा हूं तो हर वो लड़की जो इस तरह की सिचुएशन में फंसी हुई है उत्तराखंड में, क्या उसके लिए ये लड़ाई इस तरह से जाए कि कम से कम एक रसूखदार आदमी के बेटे को सजा मिली? और सिर्फ एक रिजॉर्ट की बात नहीं है, इस तरह के जितने रिजॉर्ट में ये काम हो रहे हैं उसमें व्यापक अभियान चलाया जाए। शीशपाल जी, देखिए शिवम जी, निश्चित तौर पर इन सभी रिसोर्टों की जो अब जांच की बात की जा रही है, इस पर बहुत बारीक नजर रखने की जरूरत है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में मैं शिवम जी साहब कह दूं कि पहले भी मैंने कहा कि पुलिस की जो कहानी है उस पर जो है भरोसा नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं कि FIR में क्या निकल के आता है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने सामने रखा था वो तो इतनी लचर कहानी है कि ये दोषी निश्चित तौर पर बहुत कम सजा में छूट जाएंगे, इनको फांसी की सजा नहीं होगी। शिवम जी, इस पर बहुत नजर रखने की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ। और जिस प्रकार से कल बुलडोजर की वहां पर कार्रवाई की गई, केवल एक दिखावे की कार्रवाई हुई, फुटेज के लिए कार्रवाई, केवल गेट तोड़ा गया और वहां के शीशे मात्र तोड़े गए और उसके बाद बुलडोजर चला गया। और सुनीता जी, क्या दिखावे की कार्रवाई थी वो? जब पूछा, केवल दिखाई थी, जब पूछा गया कि ये किसके आदेश पर बुलडोजर चला, कोई बताने के लिए तैयार नहीं था। जब पूछा किसका बुलडोजर था, कोई अधिकारी बताने के लिए तैयार नहीं आता। तो ये वाहवाही लूटने की कार्रवाई ना हो और साक्ष्य मिटाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम उसका भी विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि इसमें दोषियों को फांसी से नीचे कोई सजा ना हो और आज पूरा उत्तराखंड का जनमानस भी चाहता है। और निश्चित तौर पर उनके पिता के साथ हम सिर्फ कहने से वो तो कानून के ऊपर डिपेंड करता है ना कि क्या वो धाराएं लगेंगी, क्या वो उस तरह से FIR हुई है। शिवम जी, मैं यही कह रहा हूं कि पुलिस इसको घुमाने की कोशिश कर रही है, वास्तविक घटना को नया रूप दिया जा रहा है। जिस पर संगीता शर्मा जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि पुलिस इसको घुमाने की कोशिश कर रही है? और ये जो अभी कहा जा रहा है कि इंसाफ हो गया, इंसाफ दिला दिया, ये कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी हो गई, ये सिर्फ ये दिखावटी नहीं है, इसमें कुछ दम भी है? देखिए शिवम जी, बिल्कुल मैं शिशुपाल जी की बात से सहमत हूं कि पुलिस इसको घुमाने का प्रयास कर रही है। और मैं अभी पहले इतने दिन पहले शिवम जी एक चीज आपको और कहूं, इस प्रदेश केवल पटवारी के हाथ में है, लेखपाल के हाथ में है और कानूनगो के हाथ में है। और जिनके पास कोई संसाधन ही नहीं है, आप सोचिए, जिनके पास कोई संसाधन ही नहीं है, वहां की जो बच्चियां हैं अगर उनके पास जाती भी है तो उनके पास क्या संसाधन है? जिनके पास अपराध को रोकने के लिए एक लाठी डंडा तक नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी कि 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस राजस्व जो पुलिस है इसकी व्यवस्था को समाप्त करने के आदेश दिए थे। और जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस आलोक सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश दिया कि 6 महीने के भीतर पूरे प्रदेश में राजस्व पुलिस की व्यवस्था जो है उसे समाप्त कर दिया जाए। इसका आज तक पालन नहीं हुआ है शिवम जी, आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ। पीसी थपियाल साहब, आपकी कानून व्यवस्था क्या है आगे उत्तराखंड की? ये कोई चीज किसी भी कानून को मानने को क्यों नहीं तैयार है उत्तराखंड के ये कुछ लोग? ना तो ये राजस्व की बात मानेंगे, उसमें भी गलत तरीके से चीजें करेंगे,
ना ये कानून की बात मानेंगे, ना ये लड़कियों की आबरू को समझेंगे, ना ये देवभूमि की इज्जत को समझेंगे। इनको क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है? क्यों यहाँ पे ये वैश्वीकरण और पश्चिमी का पूरा संस्कृति लाके और ये बर्बाद करने की कोशिश हो रही है हमारी आध्यात्मिक नगरी को? ये तो चोट है ना, ये तो सिर्फ ये अंकिता भंडारी की बात है ही नहीं, ये तो चोट है। इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं, मैंने तो नहीं सुना आज से 10 साल पहले कभी इस तरह के इतने हृदय विदारक हत्याकांड होते थे या इस सेक्स रैकेट की खबरें आती थी। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री पे सबकी नजर है। हम कितना भी हल्ला मचा लें, लेकिन जो एक्शन लिया जाएगा वो सरकार द्वारा ही लिया जाएगा। और जहां तक अभी जो पत्रकार महोदय ने कहा कि साहब अलग अलग प्रशासनिक क्षेत्र हैं, लेकिन इसका हल निकालने के लिए मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर ली है। अच्छा। दूसरा, मुख्यमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात की है। अब जो बातें मुख्यमंत्री इस समय कर रहा है उस पे हमें कहीं ना कहीं विश्वास करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करता है तब हमारी बारी आती है कि हम क्या करते हैं। फिर हमें कोई दोष देगा तो उसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे। जहां तक सवाल है, हम लोग नौकरियों पे डिपेंड लोग हैं, हमारे खेत खलियान इतने मजबूत नहीं है कि हम अपना पेट भर सके। बेचारी उसने अपनी गरीब परिवार को सपोर्ट करने के लिए ये दलितों के हाथ गई और पहले महीने की भी तनख्वाह नहीं ले पाई, इसलिए हमें दुख है। हमें दुख है उस बेचारी लड़की का जिसने अपनी इज्जत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन पहाड़ की इज्जत को कायम रखा। ये चीजें जो हैं, ये ऐतिहासिक चीजें हुई है। इन चीजों को देखकर हमें गर्व होता है कि हमारी बेटियां इस सड़ी गली व्यवस्था के साथ लड़ेंगी, और हमारे युवा भी जो जिस तरह से आहत हैं इनके कुराद से, इनके जो अभी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बकवास है। ये व्यवस्था पूर्ण तौर से शर्मा चुकी है, बेपटरी हो चुकी है। ये हमें न्याय संगत भर्तियां नहीं दे। अगर उस लड़की को नौकरी दी होती, कहीं सरकारी जो नौकरियां इनके राक्षस खा गए हैं और उनका अभी तक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उन हाकिमों के द्वारा खाई गई नौकरियां अगर ऐसी नहीं होती तो इस लड़की को भी कहीं नौकरी मिलती। और यहाँ पे मजबूरी से, और बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी अंकिता हैं मेरे उत्तराखंड में, मैं जानता हूं कि किस तरह से उनका शोषण हो रहा है, लेकिन मैं लाचार हूं। ये व्यवस्था ये इतनी भ्रष्ट हो चुकी है। आज एमडीडीए ने इस हमारे देहरादून को नरक बना दिया, और जो ऊपर चल रहा है वो सारी इस व्यवस्था की देन है। ये जिसका बाप भी इस व्यवस्था जो काला धन कमा के हमारे ऊपर, हमारे सीने के ऊपर कीचड़ लगा। सुनीता जी जवाब दीजिए आप। सुनीता जी जवाब दीजिए। बहुत बहुत गंभीर प्रश्न उठाए हैं उन्होंने कि ये सिर्फ एक। हाँ, जवाब दीजिए। बिल्कुल। ये शिवम जी, थपलियाल भाई साहब की जो पीड़ा है वो पूरे प्रदेश की पीड़ा है, वो हम सब की पीड़ा है, और हम सबका यही प्रयास है कि अंकिता को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, और हम उनके दुखी परिवार के साथ में, परिवारजनों के साथ में पूरे तरीके से हमारी सरकार खड़ी है। और हम लोग देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि जो भी एविडेंस आपको मिलता है उनको अपने पास में रखें। लड़की का जो देखिए, जो बुलडोजर की यहाँ पे बात आई, मेरा छोटा भाई है संजीव चौहान, जो वहीं का निवासी है, और वो लगातार बना हुआ है इस घटना के साथ में, जो जिला पंचायत सदस्य भी है। मैं तो कहती हूँ कि देखिए, इस वक्त जो है उस बेटी को न्याय दिलाने का समय है। जहाँ पे भी व्यवस्था लचर है उसको दुरुस्त करने का। उस बेटी का परिवार कमजोर है, क्या ये बात सुनिश्चित की जा सकती है कि उस बेटी के परिवार की स्थिति? हाँ, इस प्रकार से ये आंकड़े आ रहे हैं कि पुलिस जो है वहां पे बरगलाने की कोशिश कर रही है, या वहां पे इस तरीके से तथ्यों को घुमाने की कोशिश कर रही है, तो वो भी नहीं बचेंगे। शिवम जी, ये उत्तराखंड में भाजपा सरकार है, और हमने जो प्रण लिया है अपने प्रदेश के लिए, अपनी जनता के लिए, हम उससे अडिग है। हम अंकिता के साथ, और अंकिता जैसी हमारी तमाम बेटियां, अभी जो प्रियंका की भी इन्होंने बात करी, जांच के लिए बोल दिया गया है। एसआईटी जो रेणुका जी के अंडर गठित की गई है, वो पूरे रिजॉर्ट की जितने भी प्रदेश में इलीगल रूप से बनाए गए हैं, अवैध है, जो भी संपत्तियां अवैध है उन पे बुलडोजर चलेगा, और वो कहीं पे भी बख्शे नहीं जाएंगे। वो कितनी ही बड़ी पहुंच रखते हो, कितने ही बड़े हो, कुछ भी हो, उनको कहीं पे भी हम लोग जो है देखिए छोड़ेंगे नहीं।
हमारी सरकार पे पूरा विश्वास है हाँ। जनता को, और सभी लोगों ने जिस प्रकार से उम्मीद बनाई है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को जो भी कानून सजा देगा वो उसको दी जाएगी। और संगीत शर्मा, कुछ आप कहना चाहती हैं तो कहिए, क्योंकि मुझे खत्म करना है। 302 की धारा, देखिए हत्या के मसले में 302 की शिवम जी, धारा मुझे भी जो- समय दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और संक्षेप में, क्योंकि मुझे खत्म करना है। संगीता जी आखिरी में। सुनीता जी भरोसा दिला रही हैं कि रिजॉर्ट ये अय्याशी का अड्डा बनाकर ये कह रही हैं, लेकिन अगर ये सिर्फ कहने भर के मात्र है और इस पर बुलडोजर नहीं चलता है, और ऐसी आपने जिस तरह से कहा कि बहुत सी बेटियां हैं, बिल्कुल सब बहुत सी बेटियां हैं जो इस तरह से रोजगार कर रही हैं, तो कल उनके साथ ऐसी घटना ना हो, इसके लिए तो आगे भी हम इस तरह की सुनिश्चित करना पड़ेगा। शीशपाल जी देखिए शिवम जी माहौल को देखेंगे और अपनी बेटियों के साथ। हाँ शीशपाल जी आखिरी में। एक मिनट, ठीक है संगीता जी। हाँ सुनो जी। शिवम जी देखिए, एक तो ये देखना होगा कि उस दिन उस बेटी को क्यों मजबूर किया जा रहा था, किस शख्सियत के सामने परोसने के लिए मजबूर तो बता तो दिया, उसका भाई था, बड़ा सवाल, उसका भाई ये नहीं शिवम जी, ये सही नहीं ना, इसके पीछे बहुत कुछ है। वहाँ एक संगठन के लोगों का बहुत आना जाना था, कोई बड़ी शख्सियत होगी, मैं बता रहा हूँ, फिर घुमाया जा रहा है, तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। दूसरा शिवम जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आप ये बताइए, आपके महामंत्री संगठन संजय पे आरोप लगे, आपके विधायक महेश नेगी पर आरोप लगे, आपके विधायक सुरेश राठौर पर आरोप लगे, न्याय मिला लोगों को, सारे महिलाओं के छेड़छाड़ कर यही आरोप लगे। अल्मोड़ा के अंदर एक दलित का सिर फोड़ दिया जाता है, विकास नगर में बेटी को जला दिया जाता है, क्या हुआ? अरुण जी अगर आप आखिरी में कुछ कहना चाहें, बहुत एक लाइन में मुझे, क्योंकि क्लोज करना है अरुण जी। हाँ ठीक है, अरुण जी की आवाज ऑन कर दीजिए। अरुण जी की आवाज ऑन कर दीजिए। हाँ अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अरुण, जनता न्याय लेकर रहेगी, बातें आती रहे जिससे सरकार पर दबाव बने कि वो इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करे और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए। पीसी थपियाल साहब। जी, मैं ये चाहता हूं साहब कि किसी भी तरह से हम लोगों को सदे हुए कदमों से आगे बढ़ना चाहिए, और जो कुछ भी जो है उस पर पूरी तरह से नजर रखनी चाहिए, जिससे उस गरीब परिवार को न्याय मिल सके और अंकिता की आत्मा को शांति मिल सके, ये हम चाहते हैं। साधना जी अगर आप कुछ कहना चाहें। जी बिल्कुल, अंकिता को न्याय मिलना चाहिए, जिससे और अन्य लड़कियां पीड़ित ना हो और अन्य लड़कियां मजबूत। हम सब ये उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया इस विषय पे, और ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हम भले ही लाख दावे करें, लाख वादे करें, लाख जतन करें, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आबरू को बचाना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि कभी इस तरह की चीजों के लिए बदनाम नहीं रहा। हमेशा वहां अध्यात्म की बात हुई, और ऋषिकेश तो आध्यात्मिक नगरी है, पूरी दुनिया से वहां लोग आते हैं शांति के लिए, लेकिन वहां पर इतनी अशांति है, ये प्रश्न है मेरा। और वहां पर सरकार को उसके लिए गंभीर कदम उठाने होंगे, ऐसे कदम उठाने होंगे कि आगे से अंकिता भंडारी जैसी कोई दूसरी बेटी इस तरह से राक्षसों का निवाला न बने। बहुत शुक्रिया।